हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज इस फिजिक्स क्लास में हम लोग गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को कैसे बनाएं, यानी गोली दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है इसके लिए हम कैसे किरण आरेख बना करके यह स्पष्ट करें कि यह प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यानी दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखी गई है, किस बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर रखी जाए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका किरण आरेख हम कैसे खींचें। स्टूडेंट्स, आप ये जानते हैं कि गोली दर्पण जो है आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। स्टूडेंट्स, दोनों दर्पणों के लिए प्रतिबिंब बनाने का जो नियम है वह सेम होता है। इसके लिए कुछ खास नियम है। इस नियम का अगर हम उपयोग करें तो प्रतिबिंब जो बनाने का, हमारा प्रतिबिंब के लिए किरण आरेख बनाने का जो हमारे पास प्रोसेस है या जो नियम है उसको हम सीख सकते हैं। कैसे, हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि सपोज करें कि हमारे पास एक अवतल दर्पण है और एक उत्तल दर्पण है। आज हम लोग इस लेक्चर में या इस क्लास में किसी गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम सीखेंगे। सबसे पहला नियम क्या होता है, जो हमारी फोकस की परिभाषा है, क्या मुख्य अक्ष के समांतर। तो पहले हम मुख्य अक्ष बना लें। यह मुख्य अक्ष है, यहाँ पर इसका सेंटर मान लीजिए यहाँ है और फोकस यहाँ है। उसी तरह से इसका सेंटर हम मानते हैं कि यहाँ है और इसका फोकस यहाँ है। होता क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण अगर चल रही है तो फोकस की परिभाषा के अनुसार जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। यानी जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी वह दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात या परावर्तन के पश्चात उसके फोकस से जाएगी। या दूसरी, अगर हम उत्तल दर्पण के केस में लें तो यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चलेगी और इसका जब परावर्तन होगा तो ऐसा प्रतीत होगा कि यह इसके फोकस से होकर जा रही है। यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, फोकस से। यानी पहला हमारा नियम होगा क्या, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं, फोकस से होकर जाती हैं अथवा अथवा फोकस से होकर, अथवा फोकस से होकर अथवा फोकस से होकर अथवा फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। फोकस से होकर जाती हैं अथवा फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, अथवा फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। इसका पहला नियम है क्या,
मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं अथवा फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। स्टूडेंट्स, ये इसका डायग्राम है। दूसरा इसका नियम क्या है कि अगर कोई प्रकाश की किरण इसके फोकस से होकर के इस पर आपतित होती है, अगर प्रकाश की किरण इसके फोकस से होकर आपतित होती, सपोज करिए कि ये प्रकाश किरण ऐसे चल रही है, कहाँ जा रही? फोकस से, तो परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अर्थात हम कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। परावर्तन के पश्चात क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इसी तरह से उत्तल दर्पण के भी केस में हम बनाएंगे। उत्तल दर्पण के भी केस में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से की ओर जाती हुई प्रतीत होती है तो, फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जैसे ये मुख्य अक्ष है, ये सपोज करें कि इसके फोकस की ओर जा रही है, ये इसके फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, तो ये परावर्तन के पश्चात ये भी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यानी इसका दूसरा नियम क्या होगा? इसका दूसरा नियम क्या लिखेंगे हम? जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है, दर्पण पर फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है, अथवा फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, अथवा फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये इसका दूसरा नियम है। पहला नियम क्या है? अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो फोकस से होकर जाएगी, और अगर फोकस से होकर जा रही है अथवा फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है तो यह पुनः मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। स्टूडेंट, इसको नोट कर लें। तो तीसरा नियम लिखा है, इसको नोट कर लें। नोट कर लिया? चलिए इसको मिटाते हैं हम। तीसरा नियम क्या है? देखिए, तीसरा नियम है कि अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो, अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है, उसी दिशा में वापस लौट जाती है, अथवा वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत। जैसे मान लीजिए ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है। सपोज कीजिए कि ये आपका मुख्य अक्ष, यहाँ P, ये पर F होगा, यहाँ कहीं C होगा। अगर कोई प्रकाश की किरण इसके वक्रता केंद्र से होकर जा रही है
तो ये जिस दिशा में जाएगी उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। इसी तरह से हम अगर उत्तल दर्पण ले लें, उत्तल दर्पण के केस में अगर प्रकाश की किरण, ये P है, ये F है, ये C है, अगर प्रकाश की किरण इसके वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है, वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि अगर ये वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो उसी दिशा में वापस लौट जाएगी? आप जानते हैं कि जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर इस पर आपतित होती है, मीनिंग दैट ये लंबवत पड़ती है। आप ये जानते हैं कि जब कोई रेखा अगर हम इसके वक्रता केंद्र से इस पर मिलाती हुई रेखा खींचे, वह उस पार्टिकल उस सरफेस पर या उस बिंदु पर लंबवत होगी, मीनिंग दैट यह प्रकाश की किरण इस पर लंबवत पड़ रही है। तो आप जानते हैं जब लंबवत पड़ेगी तो y का मान 0 होगा, और उसी समय जब y का मान 0 होगा तो परावर्तन के नियम से r का मान भी 0 होगा, अर्थात ये जिस दिशा में आएगी उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। ये इसका तीसरा नियम लिखेंगे। रेंज डायग्राम बनाने का ये तीसरा नियम होगा हमारा क्या? जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण या प्रकाश किरणें जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, अथवा वक्रता केंद्र की ओर, अथवा वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, तो की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, तो जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है अथवा वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, तो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। उसी दिशा में वापस लौट जाती है। स्टूडेंट, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब इस पर वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो क्या होगा? उस पर वो लंबवत होगी, अविलंब होगा। क्योंकि जब अविलंब होगा तो आप जानते हैं कि आपतन कोण का मान जो है 0 होगा। जब आपतन कोण का मान 0 होगा तो परावर्तन कोण का मान भी 0 होगा, अर्थात ये किरण जिस दिशा में से आई है उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। स्टूडेंट, इसका तीसरा नियम क्या है? देखिए, चौथा नियम क्या है? अब हम सपोज करें कि ये हमारे पास अवतल दर्पण है और यहां मैं बना लेता हूं उत्तल दर्पण। ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है और ये भी इसका मुख्य अक्ष है। यहाँ कहीं C होगा तो इसकी आधी दूरी पर F होगा, ये P होगा, ऐसे यहाँ भी F होगा और यहाँ पर C कहीं होगा। स्टूडेंट्स, अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर ना होकर के इस पर सीधे आपतित हो रही है, इसके पोल पर आपतित हो रही है, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण का नियम का पालन करते हुए, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करते हुए वापस लौट जाती है। अगर कोई प्रकाश की किरण इसके ध्रुव पर आपतित होती है, यानी मुख्य अक्ष से समांतर ना होकर के सीधे ध्रुव पर आपतित होती है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करते हुए परावर्तित हो जाती है। जैसे यहाँ भी है, इस तरह से प्रकाश किरण इसके ध्रुव पर अगर आपतित हो रही है
तो ये इतनी इसी दिशा में आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण का नियम का पालन करते हुए वापस लौट जाए। यानी इसको हम लिखेंगे जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ना होकर मुख्य अक्ष के समांतर ना होकर सीधे ध्रुव पर पड़ती है तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ना होकर सीधे ध्रुव पर पड़ती है तो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए परावर्तन के नियम का पालन करते हुए वे वापस लौटती है यानी परावर्तित होती है। इस प्रकार स्टूडेंट्स ये कुल 4 नियम हैं। इन 4 नियमों में से किसी 2 नियम का उपयोग करके इन 4 नियमों में से किन्हीं 2 नियम का उपयोग करके हम किसी भी गोली दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बना सकते हैं। किसी भी गोली दर्पण के सम्मुख रखी गई किसी वस्तु का प्रतिबिंब हम बना सकते हैं। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, पॉज करके नोट करिएगा आप। अब हम इसके बाद आगे पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अगला हमारा लेक्चर होगा या अगला हेडिंग हम देंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आगे लिखेंगे क्या? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। स्टूडेंट, अवतल दर्पण के सामने वस्तु भिन्न भिन्न स्थितियों में जब रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब भिन्न भिन्न बिंदुओं पर बनता है, साथ ही भिन्न भिन्न आकार और प्रकार का बनता है, भिन्न भिन्न नेचर का बनता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब कैसे बनाने के लिए जो हमारा भिन्न भिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब बनता कैसे है और इसको याद कैसे रखें। सबसे पहले चीज हम देखते हैं, ये मान लीजिए आपका F है, ये C है, तो अगर कोई वस्तु C पर स्थित है, स्टूडेंट ध्यान दें, अगर वस्तु C पर स्थित है यानी वक्रता केंद्र पर स्थित है तो प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। याद करने के लिए मैं एक टेबल बना दूंगा आपको, जैसे यहां पर लिख दें वस्तु और यहां लिख दें प्रतिबिंब और इसके बाद हम लिख देते हैं प्रकृति। देखिए मैं बना कैसे रहा हूं, आप ध्यान दें इसको। आप एक लाइन में इसको बना करके याद कर सकते हैं या वैसे भी याद कर सकते हैं। क्या चीज है? वस्तु। वस्तु अगर C पर है, C का मतलब आप समझ रहे होंगे, C का मतलब वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? C पर ही बनेगा। वस्तु अगर C पर है यानी वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी हमेशा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। यानी हम ये कह सकते हैं अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कैसा बनता है? उल्टा तथा वास्तविक। कैसा बनेगा? उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु के आकार का। कैसा रहेगा? वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का।
यानी जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना बड़ा ही प्रतिबिंब होगा, जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना बड़ा ही प्रतिबिंब होगा। यानी स्टूडेंट उल्टा, जब भी प्रतिबिंब उल्टा बने तो उसके नेचर में कहिएगा वास्तविक, अगर सीधा बनता तो आभासी होता है। जब मैं आपके पिछले वाले लेक्चर में प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा रहा था या प्रतिबिंब के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे, तो उस समय हम लोगों ने देखा था कि जब प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो उसी को हम वास्तविक होता है, और जब सीधा बनता है उसी को हम आभासी कहते हैं। यदि वस्तु सी से इनफाइनाइट की ओर बढ़ती है, सी से अनंत की ओर हम ले जाते हैं, ध्यान दीजिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र से अनंत की ओर लेकर के जाते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र से अनंत की ओर लेकर जाते हैं तो प्रतिबिंब किधर खिसकता है? प्रतिबिंब सी से एफ की ओर खिसकता है। जब वस्तु को हम क्या करते हैं, अनंत की ओर लेकर के जाते हैं तो प्रतिबिंब सी से एफ की ओर खिसकता है और कैसा बनता है? उल्टा तथा वास्तविक। कैसा बनेगा? उल्टा तथा वास्तविक बनता है, उल्टा तथा वास्तविक बनता है, उल्टा तथा वास्तविक बनता है। छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा? स्टूडेंट्स, ये आपकी इमेज होगा b बाई यू, ये इधर वस्तु जाएगा तो ये भी होगा, यानी छोटा होगा। अभी हम रेखीय आवर्धन जो पढ़ाएंगे तो आपको स्पष्ट होगा, ये बनेगा छोटा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ छोटा बन रहा है? क्योंकि जो आवर्धन होता है उसमें अभी आप पढ़ेंगे m बराबर होगा i बाई यू होता है, इसी को कहते हैं b बाई यू माइनस के साथ। तो b आपका प्रतिबिंब यहाँ से वस्तु के से दर्पण से प्रतिबिंब बीच की दूरी ये आप कम होगी, ये बड़ी होगी, यानी ये जो है वस्तु इधर जाएगा तो छोटा बनता जाएगा। तीसरा क्या होगा? जब इनफाइनाइट पर होगा, वस्तु कहाँ हो जाए? इनफाइनाइट पर। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा है। तीसरा, जब वस्तु इनफाइनाइट पर होगी तो क्या होगा? जब वस्तु इनफाइनाइट पर होगी तो प्रतिबिंब जो है अनंत पर एफ पर होगा। जब वस्तु इनफाइनाइट पर होगी तो वस्तु कहाँ, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एफ पर, और बहुत ही छोटा बिंदुवत बनेगा। इसको मैं कह सकता हूँ कि बिंदुवत बनता है, बिंदुवत या बहुत छोटा होता है, या इसको कह सकते हैं बहुत छोटा होता है, ये बहुत छोटा होता है। इसके बाद जब हम वस्तु को सी से एफ की तरफ ले चलते हैं, चौथा पॉइंट हमारा होगा, वस्तु को सी से एफ की तरफ ले चलते हैं, सी से इधर ले चलेंगे, प्रतिबिंब सी से इनफाइनाइट की तरफ खिसकेगा। प्रतिबिंब जो है सी से अनंत की ओर खिसकता है। जब इसको सी से इनफाइनाइट की ओर ले चलते हैं तो जब वस्तु को सी से एफ की ओर ले चलते हैं तो प्रतिबिंब सी से इनफाइनाइट की ओर बढ़ता है और कैसा बनता है? उल्टा तथा वास्तविक, उल्टा वास्तविक तथा बड़ा बनेगा। अब यहाँ क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। ये आपका कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। जब वस्तु को हम एफ पर रखते हैं, पांचवा पॉइंट हमारा होगा, जब वस्तु को हम एफ पर रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है कहाँ बनता है? इनफाइनाइट पर। अब प्रतिबिंब कितना कहाँ बनेगा? इनफाइनाइट पर बनेगा। और कैसा बनेगा? उल्टा, उल्टा वास्तविक, वास्तविक तथा बड़ा, उल्टा वास्तविक तथा बड़ा। स्टूडेंट्स, जब एफ और पी के बीच में होती है वस्तु, अब वस्तु क्या होगा? जब वस्तु एफ और पी के बीच में होती, छठवां पॉइंट हमारा होगा, एफ और पी के बीच में, एफ और पी के बीच में, जब वस्तु एफ और पी के बीच में बनता है, जब वस्तु एफ और पी के बीच में रखी जाती है तो प्रतिबिंब इसका कहाँ बनता है? इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। ये इंपॉर्टेंट है आपका, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा?
दर्पण के पीछे सीधा और आभासी, सीधा, आभासी और बड़ा बनता है। कैसा बनता है? सीधा, आभासी और बड़ा। स्टूडेंट्स, इस टेबल से आप याद कर सकते हैं, या आप याद ना कर भी सकें तो आप सिंपल इसको ये समझिए कि जब वस्तु जो है सी से अनंत की ओर बढ़ेगी तो प्रतिबिंब इसके विपरीत दिशा में बढ़ेगा, यानी सी से एफ की ओर बढ़ेगा। जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब फोकस पर होगा। जब वस्तु को सी से एफ की तरफ ले जाएंगे तो प्रतिबिंब पीछे जाएगा, सॉरी सी से अनंत की ओर जाएगा। जैसे ही या एफ पर होगा प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। जैसे ही वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो यह प्रतिबिंब पीछे बनता है। जब पीछे बनता है तो सीधा बनेगा और आभासी बनेगा तथा उससे बड़ा बनेगा। आइए हम भिन्न भिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब बनाएं। सबसे पहले हम लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे, जब पहला पॉइंट लिखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो क्या बनेगा प्रतिबिंब? मैं इसका इमेज बना दूं, या ये आपका एक डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, इसी पर बना दिया जाए। जैसे ये आपकी वस्तु सपोज करिए ओ डैश है, ये आपकी वस्तु ओ डैश है। अब होगा क्या? मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चलेगी। जब चलेगी तो ये कहाँ से होकर जाएगी? इसके फोकस से होकर के जाएगी। ये सपोज करिए कि इसके फोकस से होकर के जा रही है। दूसरी प्रकाश की किरण को इसके फोकस से लेकर चले हम, और जब यहाँ फोकस से जाएगी तो क्या होगी? ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये प्रकाश की किरण क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मीनिंग दैट ये प्रकाश की किरण यूं चली और ये इधर चली गई, और ये किरण इधर गई तो यहाँ से समांतर ये यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। यानी ये आपका प्रतिबिंब का नाम मैं दिया था ओ डैश, तो इमेज का नाम होगा आई आई डैश होगा। ये आप ये इसका बना सकते हैं। लिखेंगे इसमें क्या होगा? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो क्या होगा? प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है, उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु के आकार का बनता है। लिखेंगे इसमें जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो क्या बनेगा? प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर कहाँ बनता है? प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर उल्टा, वास्तविक, उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है तथा वस्तु से छोटा बनता है। दूसरा पॉइंट, जब वस्तु प्रकाशिक के सॉरी वक्रता केंद्र तथा आनंद के बीच में हो, जैसे इसका इमेज में बनाओ, ये आपका अवतल दर्पण, ये आपका अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है। सपोज करें कि ये आपका सी है तो ये इसकी आधे दूरी पर एफ होगा। अब वस्तु हम कह रहे हैं कि यहाँ पर स्थित है। वस्तु कहाँ है? सी तथा इनफाइनाइट के बीच में है। ये सपोज करिए कि वो है ओ डैश है, वस्तु ओ डैश है। प्रकाश की किरण इसके समांतर चलेगी, समांतर चलने के पश्चात ये कहाँ जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण को हम चाहें तो इसके फोकस से लेकर चलें, इधर ले आए, अथवा इसके यहाँ से लेकर चलें, कहीं से भी चल सकते हैं। तो हमारे पास इसका एक अच्छा विकल्प है कि हम इसके वक्रता केंद्र से लेकर इसको चलें, इसके वक्रता केंद्र से लेकर चलेंगे। अगर वक्रता केंद्र से लेकर चलते हैं तो जिस दिशा में जाएगी उसी दिशा में वापस हो जाएगी। यानी ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर काटेंगे वहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी ये प्रतिबिंब बनेगा आपका आई आई डैश।
आई आई डैश, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या था दूसरा पॉइंट मैं यहां लिख दूं, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो, अनंत के बीच हो, तो क्या होगा, प्रतिबिंब, आगे लिख लेंगे यहां पर, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में उल्टा वास्तविक तथा वश से छोटा बनेगा, वश से छोटा होगा या वश से छोटा बनता है, वश से छोटा बनता है। स्टूडेंट इसको नोट कर ले, नोट कर लिया। चल अब उसके बाद अगला पॉइंट देखें, तीसरा, इसको मिटा दें हम, पास करके नोट करिएगा इसको। चलिए तीसरा क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो, तीसरा पॉइंट क्या होगा, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। जब वस्तु देखिए जब अनंत पर होता है प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर, यानी इसको हम लिखेंगे तीसरा पॉइंट, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। तो इसका रेंज डायग्राम बनाएं, इसका रेंज डायग्राम देखिए, ये आपका अवतल लेंस, अवतल दर्पण, ये आपका मुख्य अक्ष है। हम कहते हैं कि यह प्रकाश की किरण वस्तु जो है अनंत पर है, वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है। इसका रेंज डायग्राम हमको बनाना है। तो इसका रेंज डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एक प्रकाश की किरण इसके पोल से लेकर चले, एक प्रकाश की किरण इस जो मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होगी, ये पोल से होकर जाएगी। पोल से जब होकर जाती है तो जो ये इसका आपतन कोण है, परावर्तन कोण के नियम का पालन करते हुए, प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करते हुए इस दिशा में चली जाएगी, ये आपकी इस दिशा में चली जाएगी। और दूसरी प्रकाश की किरण को इसके वक्रता केंद्र से लेकर चलें, ये इसके कहां से लेकर चलेंगे, वक्रता केंद्र से लेकर चलेंगे, जिस दिशा में चलेगी उसी दिशा में वापस चली जाएगी। ये दोनों जहां मिलेंगी इसी पर प्रतिबिंब बनेगा, और ये कहां मिलेंगे, फोकस पर होगा। ये प्रकाश की किरण इसके समांतर कर देते हैं हम, प्रकाश किरण उससे कहां मिलेंगी, फोकस पर मिलेंगी। यानी इसका उत्तर क्या होगा, क्या लिखेंगे इसमें, जब वह अनंत पर हो प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब फोकस पर, ये आपका सी है, ये पी है, लिखेंगे प्रतिबिंब फोकस पर उल्टा वास्तविक तथा छोटा होगा, तथा छोटा होगा। प्रतिबिंब फोकस पर उल्टा वास्तविक तथा छोटा होगा। चौथा पॉइंट देखें, चौथा पॉइंट, जब वस्तु
वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो, ऐसी दशा में क्या होगा? ये आपका अवतल दर्पण है, ये मान लीजिए आपका C है और ये F है। वस्तु को हम यहाँ रख रहे हैं, यहाँ से प्रकाश किरण समांतर चलेगी, समांतर चलने के पश्चात ये फोकस होकर जाएगी, फोकस से, और दूसरी प्रकाश की किरण को आइए हम लोग या तो फोकस से लेकर चलें तो समांतर कर देंगे इसको, दूसरी प्रकाश की किरण को इसके फोकस से लेकर चलेंगे तो ये इसके समांतर हो जाएगी, ये इसके समांतर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, यानी इसका प्रतिबिंब कहीं यहाँ बनेगा। अगर यहाँ C मान लें हाँ, तो इसका प्रतिबिंब जो है कहीं यहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, यानी C और इनफाइनाइट के बीच में बनेगा, इसका प्रतिबिंब C और इनफाइनाइट के बीच में। ये आपका O डैश है, ध्यान दीजिए, ये आपका C है और ये I डैश है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसको किरण आरेख की तरह दिखा दें, ऐसे चल रहा है, ये इधर हो गया, इधर चला और इधर हो गया। इस पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब वक्रता केंद्र प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा होगा, या तथा वस्तु से बड़ा बनता है, तथा वस्तु से बड़ा बनता है। स्टूडेंट इसको नोट कर ले, ये रहा हमारा चौथा पॉइंट, पॉज करके नोट करिएगा। पांचवा पॉइंट देखिए, जब वस्तु फोकस पर हो। पांचवा पॉइंट है जब वस्तु फोकस पर हो। पांचवा पॉइंट हम लिखेंगे, जब वस्तु पांचवा पॉइंट है जब वस्तु फोकस पर हो। जब वस्तु फोकस पर हो, पांचवा पॉइंट होगा जब वस्तु फोकस पर हो। इसका डायग्राम बनाएं। सपोज करें कि ये हमारा अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष है और ये इसका F है, F पर वस्तु रखी गई है, यहाँ से चलेगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और दूसरी किरण को हम चाहें तो इसके प्रकाशिक केंद्र उसके वक्रता केंद्र से लेकर चलें। यहाँ C से जब हम लेकर चलेंगे तो ये किरण जो है ऐसे चलेगी यहाँ से, और जिस दिशा में जाएगी
उसी दिशा में वापस हो जाएगी, क्योंकि इसकी प्रकाशीय केंद्र से होकर जा रही है। और ये अगर पीछे बढ़ाएंगे तो ये किरणें कहीं मिलती हुई प्रतीत नहीं होंगी, यानी ये हम कहेंगे कि कहीं मिल नहीं रही हैं, ये आनंद को मिलती हैं। ये प्रकाश की किरणें जो है आनंद को मिलेंगी। ये कहाँ मिलेंगी? अनंत पर या अनंत को। यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? लिखेंगे प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब अनंत पर उल्टा वास्तविक तथा उससे बड़ा बनता है। उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा बनता है। तथा वस्तु से बड़ा बनता है। प्रतिबिंब अनंत पर जब वस्तु फोकस पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा होगा। छठा पॉइंट, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो। जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच हो, तथा ध्रुव के बीच में हो, कहाँ बनेगा? वस्तु दर्पण के पीछे बनेगा या दर्पण में पीछे बनेगा। इसको मिटा दें, आप नोट कर चुके होंगे इसको, या ना नोट किए हो तो पास करके नोट कर लीजिएगा। ये जैसे हमारे पास है, सपोज करें कि एक अवतल दर्पण है। सपोज करें कि हमारे पास एक अवतल दर्पण, यह है हमारा अवतल दर्पण। और ये इसका मुख्य अक्ष, यहाँ पर फोकस है, वस्तु को हम यहाँ रख रहे हैं। ये क्या होगा? पहले तो ये प्रकाश की किरण यहाँ के इसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और यहाँ से चलने के पश्चात ये फोकस से होकर के जाएगी। इसको मुख्य अक्ष के समांतर कर लें और दूसरी प्रकाश की किरण को इसके हम प्रकाशिक के इसके वक्रता केंद्र से लेकर जाते हैं। दूसरी प्रकाश की किरण को इसके वक्रता केंद्र से लेकर जाएंगे। दूसरे प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से लेकर जाएंगे। ये कुछ इस तरह से जाएगी और ये इधर जाएगी। ये दोनों कहीं मिलते हुए प्रतीत नहीं हो रही हैं। इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे इसको हम कहीं आगे बढ़ाएंगे तो ये बढ़ाएंगे तो ये कहीं पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। ये किरणें कहीं पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। ये जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी उसी बिंदु पर इसका जो है आभासी प्रतिबिंब बनेगा। यानी यहाँ पर इसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आई डैश यहाँ पर इसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। स्टूडेंट इसको एक बारीक लाइन से बनाइएगा आप लोग। रिमार्कर चल नहीं रहा कायदे से। ये प्रकाश किरण ऐसे चली, ये सी है आपका और ये ऐसे वापस हो जाएगी। यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे चल रही थी और यहाँ से वापस हो रही थी, यहाँ से
वापस हो जाएगी। इसको लिख लेंगे क्या, प्रतिबिंब, इसमें लिख लेंगे प्रतिबिंब दर्पण में पीछे, दर्पण में पीछे सीधा, सीधा लिखेंगे तो आभासी लिखेंगे, आभासी तथा वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ऐसी दशा में आभासी प्रतिबिंब बनता है। स्टूडेंट्स, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवतल दर्पण द्वारा किस दशा में, यानी या अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखी जाए कि इसके द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब आभासी बने। तो आपका उत्तर होगा अवतल दर्पण के सामने ध्रुव तथा फोकस के बीच में जब वस्तु होती है तो उसके द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब आभासी होता है। ये ओ डैश है, ये आपका पी है। नोट कर लें इसको, इसको नोट करें। तो फिर उसके बाद उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना हम बताएं, हम लोग चर्चा करें उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। नोट कर लें इसको, नोट कर लिया स्टूडेंट्स, चलिए पास करके नोट करिएगा। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अगला टॉपिक हमारा होगा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लिखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। सपोज करें कि हमारे पास एक उत्तल दर्पण है, यह मुख्य अक्ष है। स्टूडेंट्स, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु चाहे जहां रखी जाए, इसका प्रतिबिंब सदैव फोकस तथा ध्रुव के बीच में वस्तु से छोटा, सीधा तथा आभासी बनता है। जैसे मान लीजिए वस्तु यहां पर रखी गई है, वो ओ डैश, इसके यहां से प्रकाश की किरण चलेगी, चलने के पश्चात आप जानते हैं कि ये जो है परावर्तित हो जाएगी और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही है होगी। दूसरी प्रकाश की किरण को इसकी वक्रता केंद्र की ओर लेकर जाएं, वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण इसी दिशा में वापस चली जाएगी, लेकिन पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहां से जाती हुई प्रतीत होगी, इसके वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होंगी उसी पर इसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रतिबिंब बनेगा आई आई डैश, ये आपका है एफ और ये आपका सी है। इसको लिख लेंगे, ये तो मुख्य के समांतर चल रही थी तो इधर चली गई। लिखेंगे उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के सामने रखी या स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सदैव दर्पण में पीछे या दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच में, ध्रुव तथा फोकस के बीच में
उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच में सीधा दर्पण के बीच में सीधा तथा आभासी बनता है। सीधा तथा आभासी बनता है। सीधा तथा आभासी बनता है। स्टूडेंट इसको नोट कर लें। नोट कर ले स्टूडेंट्स। अब पढ़ते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल तथा उत्तल दर्पण के क्या उपयोग हैं? सबसे पहले लिखेंगे अवतल दर्पण के उपयोग या अवतल दर्पण का उपयोग। लिखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। नंबर 1 हम देंगे शक्तिशाली समांतर किरणपुंज। किरणपुंज शक्तिशाली समांतर किरणपुंज प्राप्त करने में। दूसरा पॉइंट हम यहाँ दे दें, थोड़ा सा दूर लिखें, अभी मैं बता रहा हूँ। दूसरा पॉइंट होगा, पहला तो हो गया शक्तिशाली समांतर किरणपुंज प्राप्त करने में, शेविंग दर्पण के रूप में। शेविंग दर्पण के रूप में। तीसरा पॉइंट मैं दे दूंगा आपको, चिकित्सा क्षेत्र में। चिकित्सा क्षेत्र में। और चौथा पॉइंट मैं दे दूं सौर भट्टियों में। सोलर फर्नेस। सबसे पहले है शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने में। स्टूडेंट्स, आप ये जानते हैं कि अवतल दर्पण के सामने अगर प्रकाश की किरण इसके फोकस से होकर जाती है तो इसके समांतर हो जाती है। यानी अगर हम किसी प्रकाश स्रोत को इसके फोकस पर रख दें, इस अवतल दर्पण के फोकस पर रख दें, तो इससे जो प्रकाश की किरण निकलेगी इस दर्पण से परावर्तित होने के पहले मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी और बहुत दूर तक जाएगी। इस प्रकार हम इसके द्वारा शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त कर सकते हैं। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? जैसे टार्च में। इसके उदाहरण होंगे क्या? टार्च में और वाहन के हेडलाइट में। वाहन की हेडलाइट में, वाहन के हेडलाइट में। और कहाँ उपयोग करते हैं? सर्च लाइट में। मीनिंग दैट अवतल दर्पण के, हम जानते हैं कि अवतल दर्पण के सामने जब कोई प्रकाश स्रोत उसके फोकस पर होगा तो उसके द्वारा जो प्रकाश की किरण उत्पन्न होगी वह किरण अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात एक समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर बहुत दूर तक जाएंगे। इसलिए इसके द्वारा हम एक शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करते हैं। इसका उपयोग हम कहाँ कर लेते हैं? टार्च में, वाहन के हेडलाइट में और सर्च लाइट में। शेविंग दर्पण के रूप में चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के
के लिए चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब बनाने में चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब बनाने में इसका उपयोग करते हैं। यानी शेविंग सैलूनों में जो इसका उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का, इसलिए कि जो चेहरा दिखाई दे, एक बड़ा प्रतिबिंब बने, जिसके कारण हम छोटे से छोटे बाल भी चेहरे का देख करके शेविंग कर सकें। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब बनाने में चिकित्सा क्षेत्र में इसमें ज्यादातर दांत का बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं। दांत का बड़ा प्रतिबिंब बनाकर निरीक्षण करने में या बनाकर देखने में। और सौर भट्टियों में सौर ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करने में, जैसे प्रकाश की किरण जैसे आएगी, यह अगर यहाँ समांतर प्रकाश की पुंज आ रही है, यह आपका अवतल दर्पण है मान लीजिए, तो समांतर प्रकाश किरण आ रही, तो ये एक बिंदु पर मिलेगी। यानी इसी का उपयोग क्या करेंगे हम, समांतर सौर ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करने में इसका उपयोग करते हैं। लिखेंगे सौर ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करने में। सौर ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करने में। इसका हम 4 उपयोग या इससे अधिक भी उपयोग करते हैं, लेकिन 4 इसका इंपॉर्टेंट उपयोग मैं आपको बता रहा हूं। क्या, शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने में, शेविंग दर्पण के रूप में, चिकित्सा क्षेत्र में और सौर भट्टियों में। स्टूडेंट इसको नोट कर लें तो आगे फिर हम आपको बताएं उत्तल दर्पण के उपयोग या उत्तल दर्पण का उपयोग। इसको नोट कर लें, पास करके नोट करिएगा। चलिए अगली हेडिंग देंगे उत्तल दर्पण का उपयोग। अगली हेडिंग देंगे उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग। इसका पहला उपयोग हम क्या कर सकते हैं, साइड व्यू मिरर, जिसको बोलते हैं पार्श्व दृष्टि दर्पण, या इसी को बोलते हैं साइड व्यू मिरर। और दूसरा इन रोड लाइट में। साइड व्यू मिरर का मतलब ये होता है वाहन में ड्राइवर की बगल में ड्राइवर के बगल में पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखने के लिए। इसका उपयोग करते हैं पार्श्व दृष्टि दर्पण यानी साइड व्यू मिरर। इसका मतलब है कि जो ड्राइवर होता है, गाड़ी चालक, उसके सीट के बगल में